महामहिम राष्ट्रपति महोदया, राष्ट्रगान। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। माननीय सदस्यगण, संसद की इस बैठक को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। अभी 2 माह पहले हमने संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाई है और कुछ दिन पहले ही भारतीय गणतंत्र ने 75वीं वर्ष की यात्रा भी पूरी की है। यह अवसर लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत के गौरव को नई ऊर्जा देगी। मैं सभी देशवासियों की तरफ से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर समेत सभी संविधान निर्माताओं को नमन करती हूँ। कुछ दिन पहले हमने देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को खोया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। वे लंबे समय तक संसद के सदस्य भी रहे। मैं मनमोहन सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि देती हूँ। माननीय सदस्यगण, भारत की विकास यात्रा के समृद्ध काल के तीसरे कार्यकाल में 3 गुना तेज गति से काम हो रहा है। मेरी सरकार अभूतपूर्व उपलब्धियों के माध्यम से नई ऊर्जा दे रही है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घरों का लक्ष्य रखा। स्वामित्व योजना के तहत 2 करोड़ से भी ज्यादा संपत्ति कार्ड जारी किए गए हैं। सरकार युवाओं की शिक्षा और रोजगार पर भी विशेष ध्यान दे रही है। सरकार ने पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत शिक्षा में आर्थिक सहायता सुनिश्चित की। पेपर लीक को रोकने और भर्ती प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने नए कानून लागू किए हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन और वक्फ अधिनियम संशोधन जैसे विषयों पर सरकार तेज गति से कदम आगे बढ़ा रही है। मेरी सरकार अंत्योदय के सिद्धांतों पर कार्य कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। विद्यार्थियों को भाषा की दिक्कत ना हो, इसीलिए 13 भारतीय भाषाओं में भर्ती परीक्षाएं हो रही हैं। 10,000 से भी ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब बच्चों में इनोवेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने अर्थव्यवस्था को पॉलिसी पैरालिसिस से निकालकर तेज गति से आगे बढ़ाया है। कोविड और वैश्विक युद्ध संकटों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता और मजबूती आज दुनिया के सामने है। छोटे व्यापारियों और एमएसएमई को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है। डिजिटल इंडिया के तहत
यूपीआई टेक्नोलॉजी की वैश्विक सफलता और 5G सेवाओं की शुरुआत भारत की तकनीकी क्षमता को दर्शाती है। हमारे सदस्यगण, मेरी सरकार ग्रीन एनर्जी और ग्रीन जॉब की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रही है। 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार देश में लगातार प्रयास कर रही है। भारत ने वैश्विक मंचों जैसे G7, क्वाड, ब्रिक्स और G20 पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाई है। हाल ही में एशियाई बौद्धिक सम्मेलन का आयोजन भारत के सांस्कृतिक नेतृत्व को दर्शाता है। माननीय सदस्यगण, विकसित भारत का निर्माण करना हम सभी का दायित्व है। हम सब 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसमें हमारे शहीदों की प्रेरणा, बापू के आदर्श और सरदार पटेल की एकता की भावना निहित है। हम सभी मिलकर एकजुट होकर आगे बढ़ते हैं और एक मजबूत, आत्मनिर्भर, सशक्त, विकसित भारत का निर्माण करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले नवनिर्वाचित सदस्यों की शपथ होगी। श्री सौभाग्य श्रीवास्तव जी। आप शपथ किस भाषा में लेना चाहते हैं? हिंदी में। मैं सौभाग्य श्रीवास्तव, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। सुश्री अवनी चौबे जी। आप शपथ किस भाषा में लेना चाहते हैं? बांग्ला में। আমি অবনী চৌবে এই লোকসভা সদস্য নির্বাচিত হয়েছি। ঈশ্বরের শপথ গ্রহণ করছি যে আমি বিধি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভারতের সংবিধানের প্রতি সত্যি শ্রদ্ধা এবং নিষ্ঠা রাখব। আমি ভারতের প্রভুতা এবং অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ রাখব ও যে পদ আমি গ্রহণ করতে চাইছি তার কর্তব্য শ্রদ্ধাপূর্বক নির্বহন করব। ধন্যবাদ। माननीय सदस्यगण, मैं अत्यंत दुख के साथ इस सदन के पूर्व सदस्य श्री शमशेर सिंह मनहास के 20 जनवरी 2025 को निधन की सूचना दे रहा हूँ। उन्होंने इस सदन के सदस्य के रूप में जम्मू और कश्मीर का प्रतिनिधित्व किया। 4 जनवरी 1960 को जम्मू में जन्मे श्री शमशेर सिंह मनहास जम्मू एवं कश्मीर के
त्वरित और समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध एक उत्कृष्ट नेता थे। उन्होंने इस प्रतिष्ठित सदन में चर्चाओं के दौरान क्षेत्रीय मुद्दों को पूरी लगन के साथ उजागर किया और उन पर ध्यान आकर्षित किया। अपने संसदीय योगदान के अलावा श्री मनहास एक उत्साही खिलाड़ी भी थे, जिन्हें खो खो एवं कबड्डी में विशेष रुचि थी। उन्होंने वर्ष 2003 से 2004 तक जम्मू और कश्मीर के नेहरू युवा केंद्र संगठन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। श्री शमशेर सिंह मनहास के निधन से देश ने जम्मू और कश्मीर के विकास के एक उत्साही समर्थक, एक उत्साही खिलाड़ी और एक योग्य सांसद को खो दिया है। हम श्री शमशेर सिंह मनहास के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने स्थान पर खड़े होकर दिवंगत की स्मृति में मौन धारण करें। ओम शांति। ओम शांति। सेक्रेटरी जनरल शोकापुर परिवार के सदस्यों को हमारी गहरी संवेदना से अवगत कराएं। अब प्रश्नकाल होगा। प्रश्न क्रमांक 56 श्री रोहित ठाकुर जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मुझे सरकार का ऊर्जा के क्षेत्र में जो नीति निर्माण का तरीका है वो बिल्कुल समझ में नहीं आता है, और वो इसलिए क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं तब ये सरकार हर मन से अक्षय ऊर्जा क्रांति का ढोल पीटती है, लेकिन महोदय जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं ये सारी की सारी क्रांति सरकारी फाइलों में दफन हो जाती है। ये सरकार राजस्थान और गुजरात को सौर और पवन ऊर्जा का हब बता रही है, अच्छी बात, लेकिन महोदय हकीकत तो ये है कि आज भी इन राज्यों में ग्रिड कनेक्टिविटी की कमी, भूमि अधिग्रहण की जटिलताएं और नीतिगत अस्पष्टता के कारण कई परियोजनाएं अधर में लटकी हुई हैं। क्या सरकार बताएगी पिछले 2 वर्षों में राजस्थान और गुजरात में कितने मेगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन की वास्तविक वृद्धि हुई है और कितनी योजनाएं आज भी प्रक्रियाधीन नामक सरकारी प्रक्रिया में फंसी हुई है? महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या सरकार केवल नवीकरणीय ऊर्जा के सपने दिखाने में व्यस्त है या वास्तव में इसे जमीन पर उतारने का इरादा भी रखती है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने अपनी चिंता और व्यंग्य के माध्यम से सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है, लेकिन मैं ये स्पष्ट कर दूं कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में आज भारत ने विश्व स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। राजस्थान और गुजरात नवीकरणीय ऊर्जा के 2 प्रमुख केंद्र हैं। राजस्थान वर्तमान में 32 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन के साथ भारत का श्रेष्ठतम सौर ऊर्जा उत्पादक राज्य है, वहीं गुजरात 15.6 गीगावाट पवन ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, गुजरात के खवाड़ा सौर ऊर्जा प्लांट में 30,000 मेगावाट क्षमता परियोजना का शुभारंभ किया गया, जो कि विश्व की सबसे बड़ी सौर योजना परियोजना बनने की ओर अग्रसर है। मंत्री जी, बिहारों के ओर देखी, अभिनो हमरा गांव में लाइट कटेला त हफ्ता खातिर लाइट नहीं आवेला। अभिनो ढेर लोग के घर में बल्ब नहीं बरेला। त खाली गुजराते में प्रोजेक्ट लगेगा कि बिहार में कुछ होई? सांसद जी, बिहारों में काम होता। अध्यक्ष महोदय, बिहार में वर्तमान में 11 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं शुरू हैं और इसके तहत जुलाई 2025 तक 185 मेगावाट और 254 मेगावाट बैटरी भंडारण क्षमता को शुरू करना है। सरकार पहले चरण में 500 मेगावाट क्षमता वाली 1500 मेगावाट बैटरी भंडारण परियोजना भी लाई। अब बिहार में 800 मेगावाट के 3 ताप विद्युत संयंत्र भी स्थापित किए जाएंगे। माननीय सांसद जी द्वारा पूर्व सवाल में उठाई गई ग्रिड कनेक्टिविटी की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना का भी शुभारंभ किया, जिसके तहत 15,000 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जा रही है। अध्यक्ष महोदय, इस परियोजना के तहत 19,500 मेगावाट क्षमता को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें से 90% कार्य अब तक पूरा भी हो चुका है। माननीय सांसद जी, हमारी सरकार मात्र सपने नहीं दिखा रही है, बल्कि उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए ठोस कदम भी उठा रही है। यदि माननीय सांसद जी को और जानकारी चाहिए तो मैं उन्हें अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के हालिया आंकड़े भी उपलब्ध करवा सकता हूं। धन्यवाद। सुश्री निहारिका जी।
Honorable Speaker, sir, once again this government has come up with a plan to tighten its grip on the education system of this country. The draft regulations 2025 of University Grants Commission (UGC) are being presented as a step forward, but in reality, they threaten academic integrity, autonomy, and inclusive development of state universities. Shame, shame. Education is a subject that falls under concurrent list. Yet the central government seems determined to dictate its term to the state without considering their concern. 7 states, I repeat, 7 state legislative assemblies have even passed unanimous resolutions against these regulations. Will the Honorable Minister of Education be pleased to state whether the government proposes to withdraw or to rectify the shortcomings of these draft regulations? माननीय मंत्री जी, Honorable Speaker, sir, my friend here has asked to rectify draft regulation. She has allegedly claimed that government is dictating its terms, sir, whereas the reality is the UGC, University Grants Commission, has brought forward draft regulations 2025 to inject fresh energy, a new vision, and necessary reforms into higher education system. Our goal is simple: to enhance the quality of teaching and research and to empower universities further. This is not just policy making, it is policy elevating, fully aligned with the core principles of National Education Policy 2020. Now sir, I hear these repeated claims being made that these regulations somehow threaten the autonomy of state universities. Let me assure this House, nothing could be further from truth. If anything, we are giving more authorities to universities. Now they can decide whom to appoint as faculty and what researchers to recognize. The old, rigid, point-based system is simply scrapped. Honorable Speaker, sir, these regulations have serious constitutional issues Please, that आपका violate जवाब आपको the बोलने की principles अनुमति of नहीं है। federalism. The state should have control over their माननीय education सदस्य, system, please बैठ जाइए। not just the center. मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, To आप बैठिए। answer your question, educated madam, even our constitution recognizes that education is a shared responsibility. And sir, to claim that this is an attack on federalism is simply laughable. If my honorable friend here is truly concerned about education, I welcome her to use our open portal and submit her suggestions there. But sir, the energy spent on useless criticism is directed toward constructive input which can further strengthen our education. This is not a royal decree being forced upon anyone. These are draft regulations, not a final order. We have put them out in open so that everyone, be it government, state universities or stakeholders, can share their opinion freely. In fact, we even extended the deadline for submission of suggestions to 28 February 2025. Sir, the only key difference here is that we are not drafting up policies behind closed doors, but are co-creating them with people and experts. So please, it's my humble request, let's not spread baseless fear. Because after all, education is not a political battleground. It is and must remain what it always meant to be, a temple of learning. Thank you. प्रमाण 91 श्री पार्थ गौतम जी। महोदय, केसरी हिंदे लुच्ची दहशतगर्दी निस आजादी यत्सन मगर हुकूमत सियासी मदद करने बदले आसी गद्दार साबित करने क्षेत्रीय में तवे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हुकूमत बार-बार कहती है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म होने की कगार पर है, लेकिन असलियत इससे बहुत मुख्तलिफ। अभी 9 जून 2024 को रियासी में हिंदू तीर्थयात्रियों पर हमला हुआ, जिसमें 9 लोग हलाक हुए और 33 लोग जख्मी हुए। फिर 20 अक्टूबर को श्रीनगर ले हाईवे के एक निर्माण स्थल पर हमला होता है, जिसमें एक डॉक्टर और 6 मजदूरों की जान चली गई। फिर उसके बाद 29 अक्टूबर को अखनूर में सेना के काफिले पर हमला हुआ। मैं हुकूमत से पूछता हूँ, यही है उसके तथाकथित सुरक्षा नीति का नतीजा? शेम, शेम। दहशतगर्दी को खत्म करने के बजाय ये हुकूमत बार-बार विपक्ष को ही गद्दार साबित करने में लगी रहती है। मैं आपके जरिए पीएम साहब से पूछता हूँ कि घाटी में होने वाले हमलों की जिम्मेदारी किसकी है? अरे तू इधर-उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा? मुझे रहजलों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सुरक्षा नाकामी को सुरक्षा बलों की चौकसी बताकर टालने से बेगुनाहों की जान नहीं बचाई जा सकती। और अगर ये हुकूमत हकीकत में इस मामले को हल करने में नाकाम है, तो गृह मंत्री साहब को अखलाकी बुनियादों पे इस्तीफा दे देना चाहिए। गृह मंत्री इस्तीफा दो। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। लेकिन सदन में नारेबाजी नहीं चलेगी। माननीय गृह मंत्री जी। धन्यवाद माननीय
माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक गंभीर मुद्दा उठाया है और मैं सदन में ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी सरकार जम्मू कश्मीर को आतंकवाद मुक्त करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महोदय, हम उन सभी निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने आतंकवाद का शिकार होकर अपनी जान गंवाई। लेकिन क्या विपक्ष ये भूल गया कि 2009 से 2013 के बीच जब इनकी सरकार थी तो घाटी में 15 बड़े आतंकी हमले हुए थे। महोदय, क्या ये सच नहीं कि 2008 में हुई हिंसा में 500 से भी अधिक मौतें हुई थी? हमारी सरकार में हालात बेहतर। 2014 के बाद से आतंकवादियों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। 2023 के आंकड़ों के मुताबिक 76 आतंकवादियों को मारा गया, जिसमें से 55 विदेशी थे। पूरी सतर्कता के साथ अपना काम करेंगे। ये उल्लेखनीय है, 2 आतंकी संगठन, आवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। आतंकवाद एक अत्यंत गंभीर विषय, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, कृपया बैठिए। महोदय, सदस्य कहते हैं कि घाटी में हमले जारी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या पहले इन्हीं आतंकवादियों को भटके हुए नौजवान कहकर नहीं पुकारा जाता था? और जवान सुरक्षा बल सख्ती कर रही है, इन आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जाते हैं तो विपक्ष को तकलीफ। महोदय, जहां तक विपक्ष ने मेरे इस्तीफे की मांग की बात की है, मैं सदन में ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं जनता का सेवक। जनता चाहेगी तो मैं खुशी खुशी अपना इस्तीफा देने को तैयार हूं, लेकिन विपक्ष ये स्पष्ट कर कि इन्होंने अपने शासनकाल में जम्मू कश्मीर को आतंकवाद मुक्त करने के लिए कौन से ठोस कदम उठाए थे? महोदय, धारा 370 हटने पर जिन जिन को हमसे तकलीफ थी वो आज तक हमें घेरते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि धारा 370 हटने के बाद सही मायने में कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना है। हम विपक्ष के तरह खोखले वादे नहीं करते, हम आतंकवादियों को मारते हैं और उन्हें मिट्टी में मिलाते हैं। और मैं सदन में यह आश्वासन देता हूं कि कश्मीर जल्द आतंकवाद मुक्त होगा। मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि कश्मीर जल्द से जल्द जोरों शोरों से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में सदन में मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि चाहे विपक्ष होना, लेकिन हमें तो रहजलों से गिला भी है और रहबरी से वास्ता। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्रिप्टो करेंसी को मूल रूप से विकेंद्रीकृत मुद्रा के रूप में बनाया गया, जिसका उद्देश्य किसी एक सरकार या संस्था के नियंत्रण से मुक्त रहना था। लेकिन महोदय, हाल ही में पेश किए गए बजट में सरकार ने क्रिप्टो को अघोषित आय अनडिस्क्लोज्ड इनकम की श्रृंखला में डालकर 30% कर एवं 50% अतिरिक्त पेनाल्टी लगा दी है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा 1% टीडीएस और तमाम सख्त नियमों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यह सरकार क्रिप्टो को पूरी तरह से अपने अधीन करने का प्रयास कर रही है। अध्यक्ष महोदय, क्या ये सरकार स्पष्ट करेगी कि वह एक विकेंद्रीकृत पद्धति पर इतना नियंत्रण क्यों लागू कर रही है? क्या ये सरकार द्वारा क्रिप्टो को अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करने की नीति नहीं है? माननीय मंत्री जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार क्रिप्टो करेंसी को एक विकेंद्रीकृत डिजिटल परिसंपत्ति यानी डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल एसेट मानती है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि इसे बिना किसी नियम या कानून के चलने दिया जाए। महोदय, क्रिप्टो करेंसी का उपयोग कई अवांछनीय गतिविधियों में जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग और टैक्स चोरी पे देखा गया है। इसीलिए सरकार ने वर्चुअल डिजिटल एसेट को कर क्रांति के दायरे में लाने का निर्णय लिया है। महोदय, सरकार को राजस्व संग्रह के साथ साथ वित्तीय स्थिरता को भी बनाए रखना होता है। इसीलिए क्रिप्टो करेंसी पर 30% कर और 1% टीडीएस लगाना कोई दंडात्मक कदम नहीं, बल्कि उत्तरदायिता नीति का हिस्सा है, जिससे हम इससे जुड़े जोखिमों को नियंत्रित कर सकें। लेकिन महोदय, जब सरकार ये स्वीकार नहीं करती भारी टैक्स से जवाब देने का पूरा जवाब होगा और स्टार्टअप को दूसरे देशों में जाने के मजबूर होना पड़ेगा। नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार किसी भी प्रकार की इनोवेशन का विरोध नहीं करती है। हम टेक्नोलॉजी को अपनाने
विश्वास रखते हैं, लेकिन वह टेक्नोलॉजी जो राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और निवेशकों के हितों को खतरे में ना डाले। हमने G20 की अध्यक्षता के दौरान फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ मिलकर एक ग्लोबल क्रिप्टो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की दिशा में काम किया है। महोदय, अगर क्रिप्टो करेंसी को पूर्ण रूप से अनियमित छोड़ दिया जाए तो इससे आर्थिक अराजकता उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए सरकार चाहती है कि भारत में जो भी क्रिप्टो सेक्टर में काम करे वह स्पष्ट नियमों के तहत, जवाबदेही के साथ और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए काम करे। इसलिए यह कहना गलत है कि सरकार इनोवेशन को रोक रही है, बल्कि हमें सुरक्षित और नियंत्रित इनोवेशन को बढ़ावा दे रही है। धन्यवाद। सुश्री युक्ता शर्मा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान नाचादार दाता है, पर इन्होंने किसाना दर्जा घटा के उन्हें भिखारी बना दिया। अध्यक्ष महोदय, किसान अपनी पैदावार के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी के साथ और मांग को लेकर सड़कों पर लौट आए। 2020 में प्रधानमंत्री जी ने पूरे कॉन्फिडेंस नाल अपनी सरकार को किसानों का दोस्त, उनका यार बताया था। पर मैं जानना चाहती हूं महोदय, किथे गई है सरकार? क्या दुम दबाकर अपने यार गानी नाल बाज गई या सीधा अमेरिका? शेम शेम। माननीय मंत्री जी। बहन जी, सरकार किथे भी ना गई, सरकार इतने ही है। सबसे पहले स्पष्ट करना चाहता हूं कि अब 2 दिन चले गए। सत्ता में बैठे लोग हर 2 महीने बाद, मानते थे कि हर 2 महीने बाद नानी के घर जाते थे। किसानों के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इनकी प्रतिबद्धता आपकी दिखाई क्यों नहीं दे रही? मुझे तो किसान अभी भी दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर आंदोलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं मंत्री किस किसान की बात कर रहे हैं। माननीय सदस्य महोदय, पहले जमीनी हकीकत देख लें। सिर्फ ट्विटर और अखबारों की कटिंग से हकीकत नहीं बदलती। हम किसानों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि बातचीत नाकाम हो जाए ताकि उनकी राजनीति चलती रहे। सरकार किसान भाइयों के साथ पूरी ईमानदारी से प्रयास कर रही है। देखिए, कुछ लोग चाहते हैं किसान सिर्फ सड़कों पर दिखाई दे, जिनसे टीवी डिबेटों में हम किसानों के साथ हैं ये कह सकें। लेकिन सरकार किसानों के साथ काम कर रही है, ना कि सिर्फ नारेबाजी। और माननीय सदस्य टीवी डिबेटों में पूछते रहते हैं कि हमारी सरकार ने क्या क्या किया है। तो जरा गौर से सुनिए, हमारी सरकार ने क्या क्या किया है। सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया है, किसानों की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी। इसके लिए सरकार ने कई कदम उठाए। वर्ष 2023-24 में एमएसपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। गेहूं, दालें, तिलहन जैसी फसलों में इतिहास में सबसे ज्यादा दाम दिए गए। किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 2.6 लाख करोड़ रुपए किसान भाइयों के खातों में जा चुके हैं। किसानों की उपज को खराब होने से बचाने के लिए आधुनिक गोदाम बना रहा है हमारे अध्यक्ष जी। मंडी सिस्टम को और मजबूत किया जा रहा है, जिससे किसानों की उपज का उन्हें सही दाम मिल सके। सरकार किसान संगठनों के साथ लगातार बातचीत कर रही है और जल्द ही समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। लेकिन मैं यह भी साफ कर दूं कि कुछ लोग समाधान से ज्यादा समस्या चाहते हैं, क्योंकि जब समस्या हल हो जाएगी तो उनकी राजनीति ठप पड़ जाएगी। किसानों के साथ है, किसानों के लिए, किसानों के साथ ही रहेगी। धन्यवाद। प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना को अनुमति प्रदान नहीं की है। अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। महोदय, मैं भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति सदन के पटल पर रखा। माननीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री जी। महोदय, मैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम नई दिल्ली के वर्ष 2023-24 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के हिंदी व अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति सदन के पटल पर रखती हूँ। अब ध्यान आकर्षण सूचना ली जाए। माननीय सदस्य श्री तनय शर्मा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
अध्यक्ष महोदय, आज मैं भारी हृदय से इस सदन का ध्यान बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे भयावह अत्याचार को आकर्षित करना चाहता हूँ। महोदय, जब से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से वहाँ ऐसा माहौल बन गया है कि इनको अपने ही घर में कैद कर रहे हैं। उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या की जा रही है। 26 नवंबर से अब तक 76 हमले, 23 हत्याएं, 152 मंदिरों को तोड़ने की कोशिश की गई। अध्यक्ष महोदय, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने वो अपना वीडियो देखे हैं जहां हिंदू महिलाओं की अस्मिता तार-तार की जा रही है, संतों को पीटा जा रहा है, लेकिन महोदय सरकार की आंखें बंद हैं। आज ऐसी संकट की घड़ी में बांग्लादेश का हर हिंदू भारत की ओर एक उम्मीद की निगाह से देख रहा है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, चुनाव के समय सनातन का नारा लगाने वाले आज चुप क्यों बैठे हुए हैं? हिंदू सिर्फ वोट बैंक है क्या? यही राष्ट्रवाद है? महोदय, बांग्लादेश को हमारी 7 शैव वैष्णव परंपरा का भी नाम रहा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश में बिताया, लेकिन आज उसी बांग्लादेश में संतों का अपमान किया जा रहा है, उन्हें जेल में मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। सच तो यह है अध्यक्ष महोदय कि सरकार हिंदुओं को केवल वोट बैंक समझती है। जब चुनाव आते हैं तो ये हिंदुत्व का ढोल पीटते हैं, लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार होता है तो ये सांप सूंघ जाता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरकार ने सनातन धर्म को एक राजनीतिक औजार बना के रख दिया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि हिंदू सिर्फ पोस्टरों और भाषणों में सुरक्षित रहेंगे कि असल जिंदगी में उनकी जान की कोई कीमत है या नहीं? यदि ये सरकार सच में हिंदुओं की इतनी हितैषी होती तो अब तक बांग्लादेश सरकार पर कड़ा दबाव क्यों नहीं बना पाई? यूएन में इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बांग्लादेशी हिंदुओं को क्यों नहीं दिलाई गई? देश आज इन तमाम सवालों के जवाब आप सबसे जानना चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सांसद जी को यह बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ना तो दर्शक है और ना ही निष्क्रिय। बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई हिंसा पर हमने न केवल चिंता व्यक्त की है बल्कि ठोस महोदय, दिसंबर 2024 को विदेश सचिव की बांग्लादेश यात्रा के दौरान हमने हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भारत की कड़ी अपेक्षाओं को स्पष्ट किया। औपचारिक वार्ता नहीं क्योंकि भारत सरकार ने इसे गंभीर और राजनयिक मुद्दा बनाते हुए बांग्लादेश सरकार से कड़े कदम उठाने की मांग। इसके बाद 10 दिसंबर 2024 को बांग्लादेश सरकार एक प्रेस वार्ता में घोषणा करती है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुए 88 मामलों में 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस जांच में 1254 घटनाओं की पुष्टि की और अब तक सैकड़ों आरोपियों की पहचान की जा चुकी है। ये भारत की कूटनीतिक सक्रियता का ही नतीजा है कि बांग्लादेश सरकार को इस पर कड़े कदम उठाने पड़े। और सवाल मुद्दे क्या है? बिल्कुल, हम इसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग लगातार हालात की निगरानी कर रहा है। हमने न सिर्फ हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग रखी है बल्कि हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि दोषियों पर कार्रवाई हो और पीड़ितों को न्याय मिले। सर चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी पर हमारी सरकार ने न केवल चिंता व्यक्त की है बल्कि बांग्लादेश सरकार से इस पर स्पष्ट जवाब मांगा है। भारत सरकार ये साफ कर चुकी है कि हम किसी भी परिस्थिति में सनातनी संतों, मंदिरों और हिंदू समाज पर हो रहे हमलों को नजरअंदाज नहीं करेंगे। विपक्षी बात है और राजनीतिक अवसरवाद के लिए हिंदुओं की पीड़ा को भुनाना, जब सरकार उस पर काम करे तो नजरअंदाज करते हैं। ये दोहरा चरित्र कब तक चलेगा जनाब? भारत सरकार ने हमेशा हिंदुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए हिंदुओं की पीड़ा केवल एक राजनीतिक मुद्दा है जिसे जरूरत पड़ने पर उठाते हैं। जब सरकार उस पर काम करती है तो उसे नजरअंदाज कर देते हैं। महोदय, बांग्लादेश की 7.96% हिंदू आबादी की सुरक्षा हमारे लिए केवल एक राजनीतिक विषय नहीं बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जिम्मेदारी भी है। इस सरकार ने पहले भी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए हर सर्वोच्च कदम उठाए हैं और आगे भी उठाती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब मेरी प्रस्तुति करण होगा। माननीय कानून मंत्री जी। Honorable Speaker Sir, I beg to move the readjustment of representation of scheduled tribes in assembly constituencies of the state of Goa Bill 2024 for enabling reservation of seats for effective democratic participation of members of scheduled tribes and provide for the readjustment of seats in the Legislative Assembly of the state of Goa. Insofar as such readjustment is necessitated by inclusion of certain communities in the list of the scheduled tribes in the state of
enter Delhi. प्रश्न यह है कि अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की प्रभावी लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए सीटों के आरक्षण को सक्षम करने और गोवा राज्य की विधानसभा सीटों के पुनर्समायोजन के लिए प्रावधान करने गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक 2024 को पारित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य पक्ष में हो हाँ करें, जो विपक्ष में हो ना करें। हाँ की जीत हुई। अब महामहिम राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण संबंधित धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। माननीय सदस्य श्री प्रतीक चांडक जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। महामहिम राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण में स्वतंत्र भारत की 75 वर्षों की गौरवशाली विकास यात्रा का प्रेरणादायक चित्रण किया गया है। यह केवल योजनाओं की सूची नहीं बल्कि एक नए आत्मनिर्भर भारत और समृद्ध देश की गाथा है। आज हम एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां सपने हकीकत में बदल रहे हैं। पहले अपना घर पाना सपना लगता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ परिवारों को सुरक्षा और स्थिरता मिल चुकी है। पहले जमीन के मालिकाना हक के लिए लोगों को सालों भटकना पड़ता था, लेकिन अब स्वामित्व योजना के तहत 2 करोड़ 25 लाख लोगों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार मिल चुका है। शिक्षा केवल अमीरों की जागीर नहीं रही। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना से हजारों छात्रों को उच्च शिक्षा का अवसर मिल रहा है। रोजगार के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज हुई है। वहीं स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा योजनाएं युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बना रही है। संवैधानिक सुधारों की दिशा में सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। वन नेशन वन इलेक्शन जैसी पहल से न केवल संसाधनों की बचत होगी बल्कि विकास की रफ्तार भी तेज हो जाएगी। डिजिटल क्रांति के दौर में देश 5G तकनीक में अग्रणी बनकर उभरा है, जो हमारी तकनीकी नेतृत्व को दर्शाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की गूंज स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है। G7, G20 और क्वाड जैसे वैश्विक मंचों पर हमारी उपस्थिति इस बात को प्रमाणित करती है कि दुनिया देश को निर्णायक शक्ति के रूप में देख रही है। पर्यावरण संरक्षण के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी उत्पादन का लक्ष्य हमारी हरित भविष्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार सिर्फ घोषणाओं की सरकार नहीं, काम करने वाली, परिणाम देने वाली और भविष्य गढ़ने वाली सरकार है। हमारा संकल्प हर नागरिक का उत्थान, हर घर का विकास और हर सकारात्मक सपने को साकार करेंगे। सबका साथ सबका विकास करेंगे। आज आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर अपने विचार रखने का अवसर दिया। मैं आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। राष्ट्रपति महोदया के भाषण को सुनकर ऐसा लगता है जैसे देश में सब कुछ ठीक है, हर एक समस्या का समाधान मिल चुका है और सरकार ने तो मानो जैसे कोई चमत्कार ही कर दिया। लेकिन जमीनी स्तर पर आकर देखते हैं तो हालात कुछ और ही देखने को मिलता है। महोदय, क्या यह सरकार आत्मनिर्भरता में इतनी मग्न हो गई है कि इसे आम आदमी की तकलीफें दिखनी बंद हो गई है? आज हालात ऐसे हैं कि लाखों युवा डिग्रियां लेकर सड़कों पर भटकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सरकार युवाओं को रोजगार देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ झूठे दावे वाले भाषण देने में व्यस्त है। महोदय, आज महंगाई अपने चरम सीमा पर है। हालात ये है कि रसोई गैस भरवाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती सा प्रतीत होता है। रोटी, दाल, सब्जी, तेल जो आम आदमी की दैनिक जरूरतें हैं, आज वो भी आम आदमी की बहुत से बाहर होती जा रही है। लेकिन ये सरकार ऐसे जरूरी मुद्दों पर बात करना भी नहीं चाहती। महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वामित्व योजना के आंकड़े सुनकर ऐसा लगता है जैसे देश में हर किसी को उसका धन मिल गया है। लेकिन अगर ये इतना ही सच होता तो आज भी लाखों गरीब परिवार सड़क पर रहने को मजबूर नहीं होते। योजनाओं की
घोषणा करना एक बात है, लेकिन उसे जमीनी स्तर पर लागू करना दूसरी। और हमारी सरकार पहली में तो माहिर है ही, लेकिन दूसरी में उससे ज्यादा विफल साबित हुई है। मौजूद किसान जिन्हें हम अन्नदाता कहते हैं, सरकार का कहना है कि उन्हें किसानों के लिए बड़ी बड़ी योजना है, लेकिन क्या उससे हमारे किसानों को कोई फायदा हुआ? क्या किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिला? और आज भी हमारे किसान भाई आत्महत्याएं करने को मजबूर हैं, लेकिन ये सरकार किसानों के लिए कुछ करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ हाथ पर हाथ रखे बैठी हुई है। महोदय, ये सरकार जमीनी सच्चाई को देखने के बजाय आत्मनिर्भरता में डूबी है। इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम आदमी की तकलीफें क्या है। इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम आदमी किन समस्याओं का सामना कर रही है। अरे इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ सदन में तालियों की गूंज से मतलब है। महोदय, अब जनता भी समझदार हो गई है, अब वो भी ये बात समझ रही है, और उसे एक ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो सिर्फ प्रचार करे, बल्कि वास्तव में जमीनी स्तर पर आकर जनता के लिए काम करे। क्योंकि भाषणों से न किसी का पेट भरता है, न रोजगार मिलता है, और न ही महंगाई कम होती है। आपने मुझे मेरी बात को रखने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, आज इस सदन में मैं सोच रही थी कि शायद राष्ट्रपति जी के भाषण के बाद मेरे मन में कुछ नई उम्मीदें जागेंगी, लेकिन अफसोस, यह भाषण नई उम्मीदों का नहीं, बल्कि खोखले दावों और भ्रम फैलाने का पुलिंदा था। यह भाषण एक ऐसे भारत की तस्वीर पेश कर रहा था जो हकीकत में कहीं मौजूद ही नहीं है। राष्ट्रपति महोदया जी ने कहा कि सरकार 3 गुना तेजी से काम कर रही है। हाँ, यह सच है कि सरकार तेजी से काम कर रही है, लेकिन इस देश की जनता को बर्बाद कर देंगे। महंगाई 3 गुना तेजी से बढ़ रही है, बेरोजगारी 3 गुना तेजी से बढ़ रही है, पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, किसानों की आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, और ये सरकार सिर्फ 3 गुना तेजी से झूठ फैलाने में लगी हुई है। यह सरकार कह रही है कि यह अर्थव्यवस्था मजबूत कर रही है। जरा देश के चाय वाले से पूछिए जिसका धंधा आधा रह गया है, उस रिक्शे वाले से पूछिए जो घंटों तक सवारियों के इंतजार में खड़ा रहता है, देश के युवाओं से पूछिए जिनकी डिग्रियां किसी काम की नहीं रह गई, देश के किसान से पूछिए जो अपने फसल के सही दाम नहीं मिल पा रहे और जो हर रोज अपने हक की लड़ाई लड़ने पर मजबूर है। लेकिन ये सरकार अपने आंकड़ों के जाल में उलझी हुई है, इसे जमीनी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। महोदय, यह वही सरकार है जो बेरोजगारी पर सवाल उठने पर डेटा ही छिपा देती है और फिर दावा करती है कि नौकरियां बढ़ रही हैं। अरे हर शाख पे उल्लू बैठा हो तो अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? एक राष्ट्र एक चुनाव की बात की जा रही है। अरे प्रधानमंत्री जी, अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलकर पहले इस देश के एक युवा को रोजगार तो दे देते। अरे जिस वन नेशन का आप विरोध कर रही हैं, उसकी सबसे पहले बात भी तो आपके इजाजत होने की थी। लेबर लीग को रोकने के लिए नए कानून लाने की बात की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि पहले से मौजूद कानूनों को लागू करने की इच्छा शक्ति क्यों नहीं है? हर साल लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते करते थक चुके हैं, लेकिन हर बार उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया जाता है। परीक्षाएं होती हैं, पेपर लीक होता है, सरकार जांच का ढोंग रचती है और एक बार फिर ये खेल दोबारा शुरू हो जाता है। यह सरकार देश के युवाओं को उनके हक से दूर कर रही है और दूसरी तरफ ये दावा करते हैं कि ये देश का भविष्य सुधार रहे हैं। डिजिटल इंडिया का तो इतना गुणगान किया जा रहा है जैसे इस सरकार ने देश की जनता को डेटा और इंटरनेट ही खिला दिया। यूपीआई की सफलता पर इतराया जा रहा है। जरा देश के छोटे दुकानदारों से पूछिए कि जब उनके ट्रांजैक्शन पर मोटी फीस काट ली जाती है तब उन्हें कैसा लगता है। डिजिटल इंडिया की हकीकत यह है कि आज भी गांव में इंटरनेट की सुविधाएं बुनियादी स्तर पर भी ठीक से काम
आज भी गांव में गरीबों के पास स्मार्टफोन खरीदने तक के पैसे नहीं, और जिनके पास फोन है उनके पास रिचार्ज कराने के पैसे नहीं है। लेकिन इस सरकार के लिए वास्तविकता से ज्यादा विज्ञापन जरूरी है। राष्ट्रपति महोदया जी ने वैश्विक मंचों पर भारत की मजबूत उपस्थिति की बात की, G20 की सफलता का बखान किया गया। लेकिन क्या यही मजबूत उपस्थिति है कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर ले और सरकार इस पर चुप्पी साध ले? महोदय, चीन से फंडिंग लेकर चीनियों का बदनाम करने वाले संसद में चीन पर बात नहीं कर सकते। उपस्थिति का मतलब क्या है कि हम अमेरिका और रूस के बीच में एक ऐसी स्थिति में फंसे रहे कि हमारी विदेश नीति ही दिशाहीन हो जाए। विश्व गुरु बनने की बात की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि जब अपने ही देश के किसान भूखे सो रहे हो, जब अपने ही देश का युवा नौकरियों के लिए भटक रहा हो, और जब अपने ही देश के व्यापारी बर्बाद हो रहे हो, तब क्या ये विश्व गुरु बनने का दिखावा देश के आम नागरिकों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा नहीं है? राष्ट्रपति महोदया जी ने कहा कि हमारी सरकार अंत्योदय के सिद्धांत पर चल रही है। वाह, क्या अद्भुत अंत्योदय है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है। किसान अपने लिए लड़ता लड़ता दम तोड़ रहा है, और युवा इंटरव्यू की लाइन में खड़ा खड़ा बूढ़ा हो रहा है। लेकिन यह सरकार अपने ही बातों में मंत्र मुक्त है। आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि आत्मनिर्भर बन कौन रहा है? देश के आम नागरिक या सरकार के करीबी अरबपति? हकीकत यह है कि सरकार की नीति केवल अमीरों को आत्मनिर्भर बना पा रही है, इस देश के गरीबों को नहीं। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। यह सरकार चाहे जितनी भी कोशिश करे, जितना भी भाषण दे, जितना भी प्रचार करे, हकीकत यह है कि इस देश का आम नागरिक भाषण नहीं, भोजन चाहता है, वादे नहीं, विकास चाहता है, शोर नहीं, शांति चाहता है। यह सरकार जब भी असफल होती है, तब एक नया मुद्दा उठाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश करती है। असल मुद्दों से तो भागना जैसे इस सरकार की नीति बन चुकी हो। लेकिन यह देश अब और गुमराह नहीं होगा, यह देश अब और इंतजार नहीं करेगा। गांव की आहटें साफ सुनाई देने लगी है, जनता जाग चुकी है, और जब जनता जवाब देगी तो सत्ता के गलियारों में गूंज दूर तक सुनाई देगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे राष्ट्रपति महोदया के इस अभिभाषण पर अपने यहाँ विचार रखने का अवसर दिया। मैं राष्ट्रपति महोदया का भी आभार व्यक्त करूंगा, जिनका संबोधन केवल एक औपचारिक भाषण नहीं था, बल्कि उसमें भारत की आत्मा, उसकी विकास यात्रा और उसके उज्जवल भविष्य का दर्शन था। केवल सरकार की उपलब्धियां नहीं थी, बल्कि देश के 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत, उनका संघर्ष और उनका संकल्प भी झलकता है। आज हम एक ऐसे भारत के नागरिक हैं जो अपनी तकदीर खुद लिखता है, जो अपनी कमियों को अपनी ताकत में बदलता है और जो अपनी धरती से उठकर अंतरिक्ष तक में अपनी पहचान बनाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का भारत केवल एक भूगोल नहीं है, बल्कि एक विचार है। यह वह भारत है जिसने महामारी के अंधेरे में भी अपनी रोशनी को बुझने नहीं दिया और आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम बढ़ाए। यह वह भारत है जो अपने किसानों, अपने श्रमिकों, अपने उद्यमियों के माध्यम से पूरी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना और आज तीसरे स्थान की ओर अग्रसर है। जिसने डिजिटल क्रांति के माध्यम से गांव-गांव तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाई, छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े कारोबारियों को इस डिजिटल युग में प्रवेश दिलाया और आज पूरी दुनिया
यूपीआई जैसे नए नवाचारों से प्रेरित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वही भारत है जिसने कोरोना महामारी के संकट में भी न केवल अपने देशवासियों को निःशुल्क टीके दिए, बल्कि 150 से अधिक देशों में वैक्सीन भेजकर पूरी दुनिया को मानवता का परिचय दिया। यह वही भारत है जो आज अपनी सैन्य जरूरतों को और मजबूत करता है, अपनी सीमा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और ये संदेश देता है कि भारत अब अपने हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। अध्यक्ष महोदय, जब भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ता, जब भारत नई ऊंचाइयों को छूता, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुनकर लग रहा है कि देश में नीरज चोपड़ा अभी भी दूसरे नंबर पर बैठने में है, पहले नंबर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। अध्यक्ष महोदय, जब पूरी दुनिया भारत की मिसालें लिखती हो तो कुछ लोगों को तो तकलीफ होती है। कुछ लोग नकारात्मकता के इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि उन्हें देश का हर उजाला भी अब अंधकार जैसा दिखता है। आज नेता प्रतिपक्ष ने अपने भाषण में महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र और न जाने कितने अनेक विषयों पर अपनी चिंता में, हालांकि उनकी चिंता समझ में नहीं आती, क्योंकि जब देश इतनी ऊंचाइयों को छुए, जब देश इतनी तेजी से प्रगति करे, जब पूरी दुनिया भारत की कहानियां लिखे, तो स्वाभाविक सी बात है कुछ लोगों को तो लगेगा ही कि भाई उनकी राजनीति की जमीन तो अब खिसक रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, समस्याएं बढ़ रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब आपकी सरकार थी तब क्या बढ़ रहा था? तब 2G घोटाला बढ़ता था, कॉमनवेल्थ घोटाला बढ़ता था, कोयला घोटाला बढ़ता था, भ्रष्टाचार की संस्कृति बढ़ती थी। अध्यक्ष महोदय, इनकी सरकार में तो CAG की रिपोर्ट खुलते ही एक नया घोटाला सामने आ जाता था और ये आज हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमें अध्यक्ष महोदय, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या कभी आपने खुद आत्मविश्लेषण किया कि जब आपकी सरकार थी तो क्यों इतने घोटाले बढ़े? आपकी सरकार में देश में निर्णय लेने की शक्ति इतनी क्यों कमजोर रही? आपकी सरकार में देश क्यों पिछड़ता चला गया? अध्यक्ष महोदय, यहां बेरोजगारी पर सवाल उठाए गए, लेकिन जब हमारी सरकार ने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना के तहत करोड़ों युवाओं को अवसर दिए, तब विपक्ष को दिखाई नहीं। जब हमारी सरकार ने PLI स्कीम के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया, जब हमारी सरकार ने MSME सेक्टर को और मजबूत किया, तब विपक्ष को दिखाई नहीं दी। जब हमारी सरकार ने भारत को दुनिया का स्टार्टअप हब बनाया, जब भारत में रिकॉर्ड निवेश आए, जब भारत के युवाओं ने खुद को नौकरी लेने वालों से बदलकर नौकरी देने वालों में तब्दील कर दिया, तब विपक्ष को दिखाई नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, ये वही लोग हैं जिनके शासनकाल में युवा डिग्री लेकर सड़कों पर भटकते रहते, सरकारी नौकरियां सालों तक लटकी रहती थी और उद्योगपति देश छोड़कर चले जाते थे। प्रधानमंत्री जी का प्रिय उद्योगपति दोस्तों की याद कैसे नहीं आई? भाई भाई सदस्यगण, नारेबाजी से समस्या का समाधान नहीं होगा। नेता सदन बोल रहे हैं, आप चुपचाप बैठ के सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ महंगाई पर बात हो रही है, लेकिन जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही थी, तब हमने अपनी अर्थव्यवस्था को संभाले रखा। जब वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ चुकी थी, जब आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो चुकी थी, तब भी हमने किसानों को सीधी सहायता दी, हमने गरीबों को मुफ्त अनाज देना जारी रखा और छोटे व्यापारियों को भी समर्थन दिया। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, लेकिन विपक्ष को यह स्वीकार करने में ही दिक्कत है। आज विपक्ष ने हमारी रक्षा नीति पर सवाल खड़े किए। हमने राफेल लाया, इन लोगों ने उसका विरोध किया। हमने अग्निवीर योजना लागू की, इन लोगों ने उसका भी विरोध किया।
हमने वन रैंक वन पेंशन लागू किया, इन लोगों ने उसका भी विरोध किया। हमने सीमा पर खड़े रहकर चीन को आंख दिखाई, उस पर इन लोगों ने सवाल खड़े कर दिए। अध्यक्ष महोदय, ये वही लोग हैं जो लोग सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े कर देते थे, जो लोग एयर स्ट्राइक के सबूत मांगते थे और जो लोग भारत माता की जय के नारे लगाने में भी हिचक महसूस करते हैं। अध्यक्ष महोदय, जब 26/11 का हमला हुआ था तब इनकी सरकार दिल्ली में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती। अध्यक्ष महोदय, जो लोग 11 फरवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना सके वो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल ना करें तो बेहतर। अध्यक्ष महोदय, जब हमारी सरकार ने पुलवामा का बदला लिया था तो यही लोग सेना के पराक्रम पर सवाल खड़े कर देते थे। शेर शेर हालत देखकर मुझे एक शेर याद आता है, हमसे जलने वालों से कह दो हमारी रोशनी में असर इतना है, जिस चिराग को हम जलाते हैं उसकी लौ से सूरज भी शर्माता है। विपक्ष ने वन नेशन वन इलेक्शन पर सवाल खड़े कर दिए। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि इस विषय पर पहली बार विचार भी उन्हीं के पूर्व प्रधानमंत्री ने किया था, लेकिन जब हमने इसे लागू करने की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं तो इन लोगों को लोकतंत्र खतरे में दिखाई देता है। यही इन लोगों का दोहरा चरित्र है। अध्यक्ष महोदय, अब ये लोग 2047 की बात पर हंस रहे थे, लेकिन जब आपकी सरकार 2014 तक हर गरीब को घर देने का वादा पूरा नहीं कर पाई, जब आपके शासनकाल में 70 साल तक लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसते रहे, जब आपके शासनकाल में गरीबों का बैंक खाता तक नहीं खुलता था, जब आपके शासनकाल में किसान सड़कों पर समर्थन मूल्य पाने के लिए आ जाते थे, तब आप लोग को कोई चिंता नहीं थी। लेकिन जब हमने वो काम 10 साल में कर दिखाया जो ये लोग 70 साल में नहीं कर पाए, तब इन लोग को चिंता होती है। जो सरकार हमने लाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला पाई, वो हमसे क्या 70 साल का हिसाब मांगेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सरकार केवल नारों की सरकार नहीं, ये सरकार संकल्पों की सरकार है, ये सरकार सपनों को साकार करने की सरकार है, ये सरकार देश के 140 करोड़ भारतीयों की सरकार है, ये सरकार हर उस व्यक्ति की सरकार है जो भारत को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। विपक्ष चाहे जितना भी सवाल उठाए, जितनी भी नकारात्मकता फैलाए, भारत आगे बढ़ेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत 2047 तक विकसित भारत बनने के अपने लक्ष्य को अवश्य पूरा करेगा। मैं बस केवल इतना कहना चाहूंगा, मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे, मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना फर्ज निभाओगे। मैंने वचन दिया है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा।